नमस्कार। ब्लॉग एंड के करंट अफेयर्स क्विज सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये क्विज स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पुट ऑफ होते हैं और उनके क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जाता है, एक मॉडल के तौर पे लाया हूँ। आगे भी ऐसी क्विज सीरीज आती रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये डिफरेंट इंडेक्स हैं। ये इंडेक्स कौन जारी करता है उनके बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना, संयुक्त राष्ट्र, व्यापार सुगमता सूचकांक, वैश्विक बैंक, विश्व बैंक, वैश्विक वेतन एंड पारिश्रमिक रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम रहेगा हर क्वेश्चन के बाद पढ़ने के बाद। टाइम लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। जैसे ये ऑप्शंस दिए गए हैं उसी टाइप से एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं। चलिए देखिए, जो भी हो कमेंट बॉक्स में आप लिख के आंसर दे सकते हैं। तो पहला है हमारा, इसका क्या आंसर है। इसका ये संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, बिल्कुल सही है। व्यापार सुगमता सूचकांक, बिल्कुल सही है। विश्व बैंक जारी करता है। वैश्विक वेतन पारिश्रमिक रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बिल्कुल सही है। ये तीनों आंसर सही हो रहे हैं। क्लियर है। ज़्यादा इलोबरेट नहीं करेंगे, इलोबरेट करने से टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी इलोबरेट भी करेंगे। हाँ, इंडेक्स की मैंने एक करंट की सीरीज डाली हुई है, उन्हें आप जरूर रिवाइज कर लेंगे। हाल में ही राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव मनाया गया है, आदि महोत्सव। इसे आदि महोत्सव भी बोला गया। ये कहाँ मनाया गया है, तो बताइए इसे जल्दी से। ये कहाँ मनाया गया है, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव? लेह लद्दाख में। क्लियर है। लेह लद्दाख में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव मनाया गया है, जिसे आदि महोत्सव के नाम से भी जाना गया है। समुद्रयान परियोजना के संदर्भ में, समुद्रयान परियोजना हाल ही में समुद्रयान परियोजना लॉन्च की गई थी। इसके संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे। यह परियोजना गहरे समुद्र में खनन के लिए जहाजों के विकास की परिकल्पना करती है, या यह परियोजना खान मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है। इनमें से कौन सा सही है, हमें यह बताना है। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसके बारे में, समुद्रयान परियोजना के बारे में जो दो बातें कही गई हैं, इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। समुद्रयान परियोजना है क्या? समुद्रयान परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी, परियोजना लाई गई थी। और इसमें कहा गया था कि गहरे समुद्र में खनिज के खनन और निष्कासन हेतु, गहरे समुद्र में घुस के खनिज को खनन और निष्कासन हेतु इस परियोजना को लॉन्च किया गया था इसरो के थ्रू। जैसे गगनयान मिशन लॉन्च किया गया था, उसी तरीके से समुद्रयान लॉन्च किया गया है। गगनयान मिशन में क्या है? गगनयान मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। उसी तरीके से समुद्रयान है समुद्र में जो खनिज है उनको निकालने के लिए और खनन के लिए भी। क्लियर है। तो ये दोनों कथन गलत हो गए हमारे। अगला है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में निम्नलिखित कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कौन सी गैस निकलती है? इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित पुट ऑफ होते हैं। जैसे पिछली बार अगर यूपीपीसीएस का एग्जांपल लें, तो पिछली बार एक क्वेश्चन पुट ऑफ हो गया था कि जो पराल पराल आप समझते हैं कि धान की खेती के बाद या गेहूं की खेती के बाद जो उसमें खड़ा रह जाता है डंठल, या ये कह दें कि पुआल जो खड़ा रहता है, उन्हें शुद्ध देसी भाषा में, तो उन्हें जला दिया जाता है। उन्हें जलाने पे कौन कौन सी गैस निकलती थी? ये क्वेश्चन पिछली बार पुट ऑफ हुआ है। तो देखिए, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में कौन सी गैस निकलती है, ये एक क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, मेथेन निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी निकलती है, नाइट्रोजन नहीं निकलती है। क्लियर है। अगला, ये
मौद्रिक नीति के बारे में है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तो आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करना, या एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता केंद्र वित्त मंत्री द्वारा जारी की जाती है। क्या है, कौन सा कथन सही है? देखिए, हमें इनमें से एक तो मालूम होगा, लेकिन ये जो ऑप्शन में दे देता है ओनली वन, ओनली टू, वन टू, नाइदर वन नॉर टू, तो इसमें हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये हमें क्लियर करना है, इसमें कौन सा सही है। ये ब्याज दर निर्धारित करता है, मैंने बताया था आपको, ब्याज दर निर्धारित करता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के आधार पर। ठीक है, तो ओनली वन सही है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं करते हैं। क्लियर है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी, अभी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया गया था जब हमारा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी वाला केस था, तो उसमें नियम में कुछ बदलाव किए गए थे। तो इसके संदर्भ में एक कथन कहा गया है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है उससे संबंधित न्यायालय में पेश होना 6 महीने के अंदर का समय दिया जाता है। और दूसरा क्या है, इसमें ऐसे मामलों को शामिल किया जाता है जिसमें न्यूनतम 50 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल हो। बताइए इनमें से कौन सा सही है, यह हमें बताना है। कौन सा सही है? इनमें से सही है भगोड़ा आर्थिक अपराधी, ना तो ये सही है ना दूसरा सही है, ये दोनों गलत हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी के बारे में जान लेते हैं। ये 50 करोड़ की धनराशि नहीं होती, ये 100 करोड़ की धनराशि होती है। 100 करोड़ से अधिक की धनराशि हो या आर्थिक अपराध 100 करोड़ से अधिक रुपए की के आर्थिक अपराध में शामिल हो वो बंदा। तो जैसे नीरव मोदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी की संपत्ति जब्त की है। और कौन से एक्ट के तहत प्रॉपर्टी जब्त की जाती है? पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्लियर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड के संभावित उत्सर्जक हैं? मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किन किन रीजनों से हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन क्या है? ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन, अयस्क से धातु का निष्कर्षण, ज्वालामुखी विस्फोट, रेल इंजनों और जहाजों से होने वाला उत्सर्जन। कौन सा सही है? वीडियो पॉज कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए। एमसीक्यू है, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, बट हमें प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन पुट ऑफ होंगे। तो ये हैं, इसमें जो आंसर दिए होते हैं 1 2 1 2 3 1 3 4 या उपरोक्त सभी, कौन से सही हैं? सातवां ऑल। ठीक है, ये आज का 7वें नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 7वें का ऑल सही है। अभी हमने देखा ज्वालामुखी विस्फोट वाले में भी, अयस्क धातु का निष्कर्षण में भी होता है, रेल इंजन और उसमें भी होता है। अगला देखते हैं, भारत के पहले मेगा एक्वा फूड पार्क। मैंने पहले मेगा फूड पार्क जो ईस्टर्न में डिसाइड हुआ था, मेगा फूड पार्क मिजोरम में, इसके बारे में इलोबरेट किया हुआ है करंट अफेयर्स की सीरीज में। आप चाहें तो उन वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं। मेगा एक्वा फूड पार्क, यहाँ टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। मेगा एक्वा फूड पार्क जो विशेष रूप से मत्स्य एवं समुद्री उत्पादों के लिए है, किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है? मत्स्य दे दिया तो जाहिर सी बात है, हमें वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि मत्स्य एवं समुद्री, तो जाहिर सी बात है कि ये कोस्टल एरियाज होंगे। कोस्टल एरियाज में कौन कौन से आते हैं? ये सारे कोस्टल एरियाज हैं, बट इसमें सही है आंध्र प्रदेश। क्लियर है। अगला, निम्नलिखित में से स्थल प्रवाल भित्तियां किसमें पाई जाती हैं? प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियों के बारे में इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में अच्छे से इलोबरेट किया हुआ है। ठीक है, प्रवाल भित्ति के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये समुद्र के किनारे वाले एरियो में पाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी भी समुद्र के किनारे है, कच्छ की खाड़ी भी, खंबात की खाड़ी भी, तो ऑल सही हो गया। ठीक है, भाभा कवच, भाभा कवच के बारे में भी करंट अफेयर्स की सीरीज में डिस्कस किया गया है। संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत में मिसाइल रोधी आयरन डोम, भारत में विकसित एक हल्की और सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये इंडियन निर्मित है। इसका यही सही है, बी ऑप्शन, भारत में विकसित सबसे हल्की और सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट। क्लियर है, क्लियर है। अगला देखते हैं, हाल ही में समाचार में रहा मुक्ति कारवा, मुक्ति कारवा किससे संबंधित है? मुक्ति कारवा, ऑप्शन पढ़िए, बाल तस्करी से संबंधित,
संबंध में जागरूकता, कुष्ठ रोग मुक्त भारत, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है बाल तस्करी से संबंध में जागरूकता। वीडियो को पॉज करें और अपना माइंड टेस्ट करें। खुद का टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के पहले सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। निम्नलिखित में बाघ अभ्यारण्यों को उनकी अवस्थिति वाले राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए, ये बाघ अभ्यारण्य दिए हुए हैं, टाइगर रिजर्व, और इधर स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। बांदीपुर कहाँ पे है बताइए? बांदीपुर, बांधवगढ़, डंपा और सतकोसिया। बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्या है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बांधवगढ़। डंपा मिजोरम, ठीक है। सतकोसिया उड़ीसा। ये सारे सही हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें कंफ्यूज करने के लिए हमें दिया हुआ है ये ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ही हमें कंफ्यूज करते हैं। ऑप्शन इस टाइप से ही यूपीएससी और यूपीपीसीएस में दिए जाएंगे। ये स्पेशल वीडियो यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बनाई गई है, इसलिए ध्यान रखेंगे इनका। प्लेटों के बारे में, प्लेटों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। छोटी प्लेट और उनकी स्थिति किसके किसके बीच में है? कोकोस प्लेट, प्लेटों का नाम देखिए, कोकोस प्लेट, नस्का प्लेट, अरेबियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट। बगल में इनकी स्थिति के बारे में दिया हुआ है। ऑप्शन ऊपर कर देते हैं हल्का सा, ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। देखिए कोकोस प्लेट कहाँ पे है? कोकोस प्लेट, आराम से इत्मीनान से पढ़िए और जवाब दीजिए। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट में। नस्का प्लेट दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट। अरेबियन प्लेट मुख्यतः सऊदी अरब के भूभाग में। एशियाई और प्रशांत महासागर प्लेट में प्लेट के मध्य फिलीपींस प्लेट। कौन सा सही है? कोकोस प्लेट मध्य अमेरिकी और प्रशांत महासागर के बीच, ये सही है। नस्का प्लेट दक्षिणी अमेरिकी और प्रशांत महासागर की प्लेट के मध्य, ये भी सही है। तीसरा अरेबियन प्लेट मुख्यतः सऊदी अरब का भाग है, बिल्कुल अरेबियन प्लेट उसी का भाग है, अरेबियन कंट्री वाला। फिलीपीन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट हम भी बोलते हैं इसे, एशिया और प्रशांत महासागर प्लेट के मध्य, ये भी सही है चौथा। तो ये ऑल ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहे हैं। अगला क्या कह रहे हैं? जापान के निम्नलिखित द्वीपों। हाँ, जापान के द्वीपों के बारे में तो हम जानते हैं, होन्शु, होक्काइडो, शिकागो, क्यूशु। इनको ये हमेशा से चला आ रहा है कि क्रमबद्ध पूछ लेता है। यूपीएससी में हमें पता सब कुछ रहता है, उसमें क्रम पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इनका क्रम बताइए। तो देखिए इनका क्रम इसमें पूछा गया है, इनका क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम बताइए। जापान के द्वीपों का, जापान कंट्री हमारा जो है, ये वर्ल्ड का कंट्री जापान कई द्वीपों में बसा हुआ है, तो इसके बारे में बताइए। होक्काइडो सबसे पहले है, होक्काइडो, फिर होन्शु, शिकाकू और क्यूशु, यानी कि ये ऑप्शन सही है। क्लियर है? होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू और क्यूशु, ये जापान के द्वीप हैं। भूकंप तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भूकंप तरंगों के संबंध में, भूकंप तरंगें कौन कौन सी होती हैं? पी और एस, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में ही हम स्टडी करते हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस तरंगे क्या है? भूकंप के अधिकेंद्र से धरती की सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। एस तरंगे गैस, तरल, ठोस तीनों में, ये तो यहीं गलत हो गया। एस तरंगे ठोस, द्रव, गैस में नहीं ट्रेवल करती हैं। पी तरंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस में ट्रेवल करती हैं और इनकी स्पीड स्लो हो जाती है। पी तरंगों की स्पीड कैसे स्लो होती है? सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम हो जाती है। क्लियर? याद रहेगा? ओके। एस तरंगे, तो ये तो गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? ऑप्शन दो जिसमें जिसमें होगा वो गलत कर देंगे। अब बचा एक, एक को पढ़िए। एस तरंगे भूकंप के अधिकेंद्र से धरती की सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। देखिए एस तरंगे, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। भाई भूकंप की तरंगे एस सॉलिड और गैस में ट्रेवल करता है, सॉलिड और
गैस में ट्रेवल करता है। तो भाई ना ये सही है ना वो सही है, दोनों गलत हैं इसमें। क्लियर है? ये दोनों गलत हैं। क्लियर? भूकंप तरंगों के बारे में पी और एस हैं, इनके बारे में हमने काफ़ी स्टडी करी हुई है पृथ्वी के ज्योग्राफी वाले वीडियोज़ में, तो उनको चाहे तो आप रिवाइंड करके रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हाल में ही विगत ईयर 2019 उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बारे में काफ़ी चर्चा में रहा था ये। इसके बारे में क्या कह रहा है ये कथन, ये ऐसे छोटे और सीमांत भूस्वामियों पर लागू होती है जिनके पास 5 हेक्टेयर भूमि तक की जोत अवेलेबल है। ठीक है? और 12,000 लाभार्थियों को 12,000 रुपये देने का भी वो किया गया है, प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा उनको। ठीक है? 6 महीने की किस्तों में होगा। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 12,000 रुपये नहीं, वो 6,000 रुपये है। ठीक है? 6,000 रुपये की किस्त है जो उन्हें देनी है, और ये 3 किस्तों में दी जाएगी। कितनी किस्तों में दी जाएगी? 3 किस्तों में 6,000 रुपये की राशि इनको 3 किस्तों में देना है। क्लियर है? और ये क्या है, सभी सीमांत और भूस्वामित्व, ये भी गलत है, 5 हेक्टेयर भूमि नहीं है। अगला, चलते चलते हमेशा की तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किरण हेल्पलाइन हाल में ही 3 सितंबर 2020 से लागू की जा रही है पूरे कंट्री में, इंडिया में। केंद्र सरकार की तरफ से ये मुहिम है, ये बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। रिगार्डिंग किस लिए चलाई जा रही है इसके बारे में भी देख लेते हैं। चलाई इसलिए जा रही है दोस्तों कि जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से घर में, हमारे दिलों में, हमारे परिवार के दिलों में, मतलब इंडिया के सारे मनुष्यों के दिल में थोड़ा डर सा बैठ गया था। उसमें उनके अंदर निगेटिविटी भरती जा रही थी। तो उनको ओवरकम करने के लिए, मतलब एक प्रकार से कह दीजिए कि मानसिक स्वास्थ्य को पुनरुद्धार करने के लिए, जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको सुधारने के लिए ये हेल्पलाइन जारी की गई है, जिसे किरण हेल्पलाइन बोला गया। ठीक है? किरण हेल्पलाइन। इस हेल्पलाइन में क्या है, इस हेल्पलाइन में एक कॉन्टेक्ट नंबर है 1800-599-0019। ठीक है? ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-599-0019। इसमें क्या है कि जैसे डिप्रेशन में आदमी है, या टेंशन है कोई, या चिंता हो रही है उसके दिमाग में, या सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं कोरोना महामारी के चलते, जो भी मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हुए हैं उनको पुनरुद्धार करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ की प्रारंभिक जांच करने के लिए, उनको इलाज प्रोवाइड कराने के लिए ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी किरण हेल्पलाइन के थ्रू। ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है उसका, इस पे कॉल करके किया जा सकता है, जो 3 सितंबर से एप्लीकेबल होने जा रही हैं। और सबसे खास बात कि ये 13 भाषाओं में उपलब्ध हैं, 13 भाषाओं में, 13th लैंग्वेज में हम इसमें कन्वर्सेशन कर सकते हैं। क्लियर है? ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज मैं जल्द ही लाऊंगा और उसमें एक लेवल के क्वेश्चन होंगे। तैयार रहिए फ्रेश करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।